गुड मॉर्निंग दोस्तों। श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका पुनः स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास आपको पसंद आई होगी। उसी क्लास को आज आगे क्रियान्वित करेंगे। कल अपन ने संविधान के बारे में सामान्य चर्चा की थी। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था या समझाने की कोशिश की थी संविधान का सामान्य अर्थ क्या होता है। आपको बताया था संविधान का सामान्य अर्थ विधि, कानून या नियमों का संग्रह है। सामान्य तौर पर विधि शब्द का जो प्रयोग हुआ है, इस विधि का ही भारत में शासन है और इस शासन व्यवस्था का जो संचालन है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार का प्रमुख कार्य है कि शासन व्यवस्था का संचालन करना विधि के माध्यम से। फिर बताया था आपको कि भारत में किसका शासन है, तो भारत में जनता का शासन है। फिर बताया था कि शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या है, तो भारत में शासन व्यवस्था का स्वरूप है लोकतंत्रात्मक, संसदीय और संघात्मक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के अंदर स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया जाएगा। अगर आप उद्देशिका की पहली लाइन पढ़ते हैं तो वहाँ स्पष्ट होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का उल्लेख हुआ था। इसी के साथ अपन ने सरकार के अंगों के बारे में चर्चा की थी। 3 अंग बताए थे आपको, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य विधायी कार्य था, कार्यपालिका का कार्य प्रशासनिक कार्य था और न्यायपालिका का कार्य न्यायिक समीक्षा थी या कानूनों की समीक्षा करना था। इसके साथ ही एक प्रश्न दिया था आपको और वो प्रश्न था आपका कि एक विधान एक प्रधान और एक निशान, ये आपको एक नारा ये प्रश्न के रूप में दिया था आपको कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का जो नारा है किस राजनीतिज्ञ के द्वारा दिया गया था। तो भारतीय राजनीति में देखा जाए तो एक संघ था जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे, जिन्होंने कश्मीर मुद्दे को लेकर के एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का नारा दिया था। अगर देखा जाए तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर को लेकर के एक सकारात्मक भूमिका रही थी। इसके साथ ही अपन अगर आगे बात करें तो वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व प्रधानमंत्री हुए थे, पूर्व पीएम, जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी या यूँ कहें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो कश्मीर नीति थी, कश्मीर नीति, अटल बिहारी वाजपेयी की जो कश्मीर नीति थी, उस कश्मीर नीति के अंतर्गत जो एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का जो नारा था, इस नारे को या इस लाइन को अटल बिहारी वाजपेयी ने इंसानियत, कश्मीर नीति के अंतर्गत इंसानियत कश्मीरियत और जमहूरियत को अच्छे से इसको याद रखना है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो कश्मीर नीति है, उस कश्मीर नीति में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के एजेंडे को परिवर्तित करके इंसानियत, कश्मीरियत और जहूरियत को अपनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि कश्मीर नीति में किस प्रधानमंत्री ने इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत के एजेंडे को अपनाया है। तो वर्तमान में आपको ध्यान रखना कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का कश्मीर को लेकर के एक महत्वपूर्ण एजेंडा है और ये एजेंडा है कश्मीरियत, इंसानियत और जहूरियत। ये था एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का मॉडिफाई रूप। उसके बाद अगर देखा जाए
तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया था, और दूसरा क्वेश्चन था अमरावती उच्च न्यायालय को लेकर के। अमरावती उच्च न्यायालय, अमरावती उच्च न्यायालय भारत का नवीनतम, अमरावती उच्च न्यायालय भारत का नवीनतम, क्या यूं कहें 25वां उच्च न्यायालय है, 25वां हाई कोर्ट है। और अमरावती उच्च न्यायालय स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। आप सभी को पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है अमरावती उच्च न्यायालय, और आंध्र प्रदेश राज्य का 2 जून 2014 को विभाजन करके एक नया राज्य गठित किया जिसका नाम था तेलंगाना। तेलंगाना तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन कर तेलंगाना एक नया स्टेट बना था। और तेलंगाना नया स्टेट बना तो जो आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी थी हैदराबाद, ये हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी, और यहीं पर तेलंगाना का एक हाई कोर्ट स्थित है। तो आंध्र प्रदेश के लिए नवीनतम उच्च न्यायालय का गठन किया जिसका नाम है अमरावती उच्च न्यायालय, जो भारत का 25वां नवीनतम उच्च न्यायालय है। और वर्तमान में अमरावती उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस है जे.के. माहेश्वरी वर्तमान में अमरावती उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये हुई कल की बेसिक चर्चा। याद रहे, एक विधान एक प्रधान एक निशान का नारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया, जिसका वर्तमान में मॉडिफाई एजेंडा है इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। दूसरा था अमरावती उच्च न्यायालय, जो भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय है। इसके बाद आज अपन बात करेंगे कि संविधान की मांग। आज की अपनी चर्चा रहेगी संविधान की मांग, और एक रहेगा मुद्दा अपना संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग, संविधान की मांग और संविधान सभा की मांग, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे अपन। देखना है कि संविधान की मांग, संविधान की जो मांग है वो कब उठी थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। देखा जाए सर्वप्रथम तो सन 1895 में भारतीय राजनीति में एक सक्रिय राजनेता थे, एक बहुत ही बढ़िया समाज सुधारक थे, जिनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक पूर्व सोवियत संघ रूस की यात्रा करके लौटे थे, और उन्होंने वहाँ देखा था कि सोवियत संघ रूस ने एक लोकतंत्र या यूँ कहें डेमोक्रेसी के माध्यम से या संविधान के माध्यम से अपने नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हितों को किस प्रकार से बढ़ावा दिया था। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि भारत में भी भारत का एक संविधान होना चाहिए। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कहें या यूँ कहें, उनकी मंशा यही थी। तिलक ने सर्वप्रथम एक बिल प्रस्तुत किया जिसका नाम था स्वराज्य विधेयक। स्वराज्य विधेयक। इस स्वराज्य विधेयक के माध्यम से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी सन 1895 ईस्वी में, 1895। स्वराज विधेयक था, ये कभी एक्ट या यूँ कहें अधिनियम नहीं बना था। तत्कालीन गवर्नर जनरल ने इसे ठुकरा दिया था। इसके बाद अगर आगे बात करें, शब्द आया है स्वराज। स्वराज की अगर बात करें तो स्वराज को लेकर के कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। एक तो है स्वराज विधेयक, दूसरा आता है स्वराज की मांग। स्वराज की मांग, ये स्वराज विधेयक था। एक है स्वराज की मांग। स्वराज की मांग के बारे में अगर अपन बात करें कि भाई स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, तो स्वराज की मांग सर्वप्रथम की गई थी, तत्कालीन राजनीतिक पार्टी थी, तत्कालीन एक बड़ा संघ था जिसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस के बारे में आप सभी जानते हो। कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में
व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। तत्कालीन वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन, उनके समय WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में सन 1906 ईस्वी कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन का नाम है कलकत्ता अधिवेशन। तत्कालीन समय कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था और कलकत्ता अधिवेशन की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में सन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इस कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग उठाई गई। अब अगर इसके बाद देखें अपन तो ये थी स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम 1906 कलकत्ता अधिवेशन। फिर देखा जाए पूर्ण स्वराज की मांग की अगर बात करें तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर। कौन सी नदी? रावी नदी। पूर्ण स्वराज की मांग की बात कर रहे हैं अपन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन सन 1929, रावी नदी। इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर घोषणा की थी रावी नदी के तट पर कि हम प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की यही घोषणा या इसी घोषणा के कारण संविधान सभा की मांग लोकप्रिय हुई। तो आपको याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की जो मांग चल रही थी, इस संविधान की मांग को लोकप्रिय बनाया। क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि हम प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। किसके रूप में मनाएंगे? स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत में पहली बार या यूं कहें प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी में। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो याद रहे, स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया। स्वराज की मांग कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। फिर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। एक इसी के साथ आता है स्वराज पार्टी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद अगर देखें तो एक और स्वराज से संबंधित है, वो है आपकी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं मैं आपको। आपको पता है कि भारतीय राजनीति में एक सक्रिय राजनेता थे जिनका नाम है महात्मा गांधी या गांधी जी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। सन 1915 में गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे और भारत लौटने के बाद गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। यह असहयोग आंदोलन अपने चरम पे था। उसी समय एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आता है और वो घटनाक्रम था चोरी चोरा कांड। आप सभी को पता है
कि चौरी चौरा कांड जो है उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड हुआ था। इस चौरी चौरा कांड के कारण या यूँ कहें असहयोग आंदोलन के अहिंसात्मक होने के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली गुजरात में पड़ता है, गुजरात में, और चौरी चौरा क्षेत्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो बारदोली गुजरात से असहयोग आंदोलन के समाप्ति की घोषणा कर दी। किसकी घोषणा कर दी? समाप्ति की घोषणा कर दी। जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समाप्ति की घोषणा की, समाप्ति की घोषणा होते ही कांग्रेस के उस समय के जो बड़े नेता थे वो गांधी जी से नाराज़ हुए, और नाराज़ होने के कारण या इस असहयोग आंदोलन की समाप्ति के कारण स्वराज पार्टी अस्तित्व में आई, और इस स्वराज पार्टी के संस्थापक स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी के जो संस्थापक हैं स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, जिसमें से एक महत्वपूर्ण नाम आता है चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की अध्यक्षता की थी। इस पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। और दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसका नाम था मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के सचिव थे। मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के सचिव। तो आपको स्वराज क्लियर हो जाना चाहिए। स्वराज विधेयक 1895 बाल गंगाधर तिलक। स्वराज की मांग कोलकाता अधिवेशन 1906 दादा भाई नौरोजी। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वराज पार्टी 1923 संस्थापक चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू। इसके बाद अगर देखा जाए तो स्वराज के संबंध में एक नारा बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, और वो नारा है वो, इसका नाम है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। आपको कमेंट में बताना है कि यह नारा किसके द्वारा दिया गया, किस राजनेता द्वारा ये नारा दिया गया है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कल चर्चा करेंगे इसके ऊपर अपन। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो स्वराज विधेयक के बाद यानी कि 20वीं शताब्दी प्रारंभ हुई, और 20वीं शताब्दी में एक महान राजनेता का उदय हुआ, वो थे महात्मा गांधी जी। गांधी जी के द्वारा सन 1922 ईस्वी या यूँ कहें 20वीं शताब्दी में पहली बार, 20वीं शताब्दी में पहली बार या यूँ कहें सन 1922 ईस्वी। 1922 ईस्वी की अगर बात करें तो गांधी जी ने एक कथन कहा था। उस कथन की अपन चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि गांधी जी ने आखिर ऐसा क्यों कहा। आपको पता हो कि भारत में ब्रिटिश शासन था, और ब्रिटिश अधिकारी जो है भारत में संवैधानिक विकास को बढ़ावा देना चाहते थे। इसी क्रम में उन्होंने भारत में कई सारे संवैधानिक प्रावधान किए, जिसमें महत्वपूर्ण अगर देखें 2-4 तो एक था आपका 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, फिर आया था एक 1919 मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1919 इससे पहले 1813, 1833, 1858 कई सारे अधिनियम पारित हुए थे। तो गांधी जी ने कहा था भारतीयों के लिए संवैधानिक विकास किया जा रहा है, लेकिन भारतीयों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, भारतीयों के महत्व को या भारतीयों के हितों को जानने की कोशिश नहीं की गई।
इसी बात को आधार बना करके गांधी जी ने सन 1922 ईस्वी में एक लाइन कही थी, और वो लाइन थी कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। गांधी जी ने सन 1922 या यूँ कहें 20वीं शताब्दी में पहली बार कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इस लाइन को अच्छे से याद रहे कि इच्छा अनुसार, भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। 20वीं शताब्दी में पहली बार मांग की थी महात्मा गांधी के द्वारा या गांधी जी के द्वारा। इसके बाद अगर आगे बढ़े अपन, तो आगे चल कर के सन 1927 में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आता है। सन 1927 की अगर बात करें तो 1957 में आया था एक कमीशन जिसका नाम है साइमन कमीशन। 1927 साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय दल भारत आया था, जिसके बारे में आप नेशनल मूवमेंट में पढ़ोगे, आप सभी जानते हो साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन जो आया था भारत में, वो 1919 के एक्ट या 1919 के अधिनियम की जांच हेतु आया था। अधिनियम में कहा गया था कि अगले 10 वर्षों बाद इस एक्ट की जांच होगी, लेकिन समय पूर्व सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक साइमन कमीशन या यूँ कहें एक दल भारत आता है, लेकिन यह साइमन कमीशन पूरी तरह से अपने इरादों में विफल होता है। साइमन कमीशन के विफल होने के कारण एक ब्रिटिश अधिकारी ने भारतीयों के लिए कहा था कि भारतीयों में वह योग्यता नहीं है कि वे अपने लिए एक संविधान का निर्माण कर सके, इस तरह की बात कही थी। एक ब्रिटिश नागरिक था या एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था ब्रेकन हेड नामक एक ब्रिटिश अधिकारी था, जिसने कहा था कि भारतीयों में इस प्रकार की योग्यता नहीं है। क्या कहा था? कि भारतीयों में ऐसी योग्यता नहीं है कि वे अपने लिए एक संविधान का निर्माण कर सके। इस ब्रेकन हेड के द्वारा कही गई बात को चुनौती के रूप में स्वीकार किया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रेकन हेड की बात को चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और मोतीलाल नेहरू ने एक कमेटी का गठन करके संविधान निर्माण करने का पहला प्रयास किया था। अब अपन देखेंगे नेहरू रिपोर्ट या नेहरू समिति। या नेहरू कमेटी की अगर बात की जाए तो नेहरू कमेटी सन 1928 ईस्वी में आई थी, और नेहरू समिति में या नेहरू कमेटी के जो अध्यक्ष जो थे नेहरू समिति के, वो स्वयं मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और नेहरू समिति के जो सचिव थे पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू समिति के क्या थे? सचिव थे। इस नेहरू समिति में सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू तथा 2 मुस्लिम सदस्यों सहित कुल 9 सदस्य थे। यानी कि अध्यक्ष को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए तो कुल 1 अध्यक्ष प्लस 8 यानी कि कुल 9 सदस्य थे इस नेहरू समिति में। कितने थे? 9। अध्यक्ष सहित 9 व्यक्ति थे। और नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट 28 फरवरी 1928 को प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की? नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट 28 फरवरी 1928 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में नेहरू समिति ने मांग की थी, या इस रिपोर्ट में नेहरू समिति ने अपने प्रावधान बताए थे, जिसमें कहा गया था कि भारत को एक औपनिवेशक राष्ट्र का दर्जा दिया जाए, भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाए, लिखित संविधान, भारत के लिए लिखित संविधान का निर्माण किया जाए। इस संविधान में मोतीलाल नेहरू ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया था कि भारतीयों के लिए नागरिकता का प्रावधान होना चाहिए, संघ सरकार का प्रावधान होना चाहिए, नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख होना चाहिए,
राज्य सरकार होनी चाहिए, इस प्रकार उच्च न्यायालय हो, आप आदि कई प्रावधान मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसमें किए गए थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेहरू समिति की जो रिपोर्ट थी उसे ठुकरा दिया। लेकिन अगर अपन देखें तो इस नेहरू रिपोर्ट को ही भारतीय संविधान की ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट। भारतीय संविधान की ब्लूप्रिंट कहा जाता है। आप अच्छे से इंपॉर्टेंट करके इसको याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं, तो नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान की ब्लूप्रिंट कहते हैं। और नेहरू रिपोर्ट ही संविधान निर्माण का, नेहरू रिपोर्ट ही संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास था। क्या था? प्रथम प्रयास था। पुनः मैं रिपीट करता हूँ एक बार, नेहरू समिति मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति का गठन किया गया, जिसके सचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू समिति में अध्यक्ष सहित कुल 9 सदस्य थे। नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट 28 फरवरी 1928 को प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में औपनिवेशिक राष्ट्र तथा लिखित संविधान की मांग की थी। इसी नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान की ब्लूप्रिंट कहा जाता है और नेहरू रिपोर्ट संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास माना जाता है। प्रथम प्रयास माना जाता है। ये तो हो गई संविधान की मांग। अब आती है बात संविधान सभा की मांग। महत्वपूर्ण रूप से ये संविधान की मांग थी, जिसमें मैं पुनः क्लियर कर देता हूँ एक बार कि संविधान की मांग आपको 3 लाइनें याद रखनी है। पहला था स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक 1895 इसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर दूसरी अगर बात की जाए तो दूसरा अगर देखा जाए तो सन 1922 महात्मा गांधी के द्वारा या महात्मा गांधी जी के द्वारा। फिर अगर देखा जाए तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट तो नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट सन 1928, जिसे क्या कहा जाता है? संविधान की ब्लू प्रिंट कहा जाता है। फिर अगर देखा जाए तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन की अगर बात की जाए तो लाहौर अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ? पूर्ण स्वराज्य का। यह आप नेशनल मूवमेंट में ही पढ़ोगे। आपको मुख्य रूप से ये 3 पॉइंट याद रखने हैं यहाँ पर कि स्वराज विधेयक 1895 बाल गंगाधर तिलक, भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा महात्मा गांधी 1922, संविधान की ब्लूप्रिंट नेहरू रिपोर्ट 1928। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तब महत्वपूर्ण मुद्दा आता है संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग के बारे में अगर देखें तो पहला प्रयास या पहली बार अगर अपन देखें तो एक समाजवादी नेता थे जिनका नाम है मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय, M.N. राय। M.N. राय ने सन 1934 ईस्वी में 1934 में औपचारिक रूप से सर्वप्रथम M.N. राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। औपचारिक रूप से सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो M.N. राय ने की थी। M.N. राय के बारे में अगर देखा जाए तो M.N. राय एक समाजवादी नेता थे जो CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक, या यूँ कहें CPI जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है इसके सदस्य थे। M.N. राय के बाद अगर आगे बात की जाए तो दूसरी राजनीतिक पार्टी थी अपनी जिसका नाम है कांग्रेस। एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम क्या है? कांग्रेस। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम है फैजपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? फैजपुर अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन था जिसका नाम है फैजपुर अधिवेशन। कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था सन 1936 महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ था 1936 ईस्वी महाराष्ट्र में, और इस फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू जी के द्वारा कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, और इस फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की। आपको अच्छे से याद रखना है कि कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई। तो कांग्रेस के द्वारा फैजपुर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान सभा के गठन की मांग की है। इससे पहले याद रहे कांग्रेस ने स्वराज की मांग की थी। कब? स्वराज की मांग। कांग्रेस ने किसकी मांग की थी? स्वराज की मांग। कब? 1906 दादा भाई नौरोजी, स्वराज की मांग। फिर आता है पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग कब की? बताइए। 1929। किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग। और संविधान सभा के गठन की मांग, कौन सा अधिवेशन? फैजपुर अधिवेशन 1936। अच्छे से याद रहे, कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर अधिवेशन में की थी, जबकि पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की थी। क्लियर? इसके बाद अगर आगे बात की जाए तो कांग्रेस का एक और अधिवेशन हुआ था सन 1938 ईस्वी में, जिसका नाम है हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का एक अगला अधिवेशन हुआ था जिसका नाम है हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा आप सभी को पता है गुजरात स्टेट में आता है। सन 1938 में हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938, गुजरात राज्य, गुजरात में। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938, गुजरात राज्य। तब अगर देखा जाए तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इस हरिपुरा अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारत में भावी योजनाओं के निर्माण हेतु एक समिति का गठन किया, और इस समिति का अध्यक्ष बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस अच्छे दोस्त थे, लेकिन आप सभी को पता है अगले ही साल त्रिपुरा संकट हुआ था। उस समय दोनों दोस्त ना रहे थे। याद रहे हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने भारत में भावी योजनाओं के निर्माण हेतु जिम्मेदारी थी जवाहरलाल नेहरू ने, और उसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। किसकी मांग की? संविधान सभा के गठन की मांग किसके आधार पर की? वयस्क मताधिकार के आधार पर। अच्छे से याद रखना है आपको कि जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ये तो गई थी संविधान और संविधान सभा के गठन की मांग। अब मुद्दा उठता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन मांगों को अमल में कब लाया गया, कब हमारी बात मानी गई थी, हमारी मांगें स्वीकार की गई थी। अब समय देखिए आप 1938 चल रहा है। इसके तुरंत बाद आप सभी को पता है कि विश्व में एक गहरा संकट उत्पन्न हुआ था, और वो गहरा संकट था द्वितीय विश्व युद्ध। विश्व की राजनीति में इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करें अपन तो सेकंड वर्ल्ड वॉर,
द्वितीय विश्व युद्ध सन 1944 ईस्वी तक चला था और इस द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व के देश दो भागों में विभाजित हो गए थे। एक तो था आपका मित्र राष्ट्र और एक था आपका धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से ब्रिटेन और इसका सहयोगी था फ्रांस। बाकी इसके जितने भी उपनिवेशक राष्ट्र थे उनको साथ मिलाया गया था। धुरी राष्ट्रों में अगर बात की जाए तो धुरी राष्ट्र में आप सभी को पता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जर्मनी, और जर्मनी में था उस समय हिटलर। कौन था? हिटलर। फिर अगर देखा जाए इटली, फिर देखा जाए जापान, ये महत्वपूर्ण कुछ दूरी राष्ट्र थे। इन दूरी राष्ट्रों में जर्मनी ने ब्रिटेन के ऊपर आक्रमण किया। जर्मनी का आक्रमण इतना भयानक था कि ब्रिटेन बुरी तरह से, या यूँ कहें जर्मनी के असाधारण युद्ध कौशल को देख करके ब्रिटेन के छक्के छूट चुके थे। और देखा जाए तो जर्मनी ने देखते ही देखते फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम आदि देशों का पतन कर दिया था। इन राज्यों का पतन होने के बाद ब्रिटेन को कहीं न कहीं लगा, या ब्रिटेन के ऊपर उसके मित्र राष्ट्रों का दबाव था कि आपका उपनिवेशक राष्ट्र है भारत और भारत आपका साथ नहीं दे रहा है। तो इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन ने क्या किया कि मित्र राष्ट्रों को प्रसन्न करने के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की, और उसी कोशिश के संदर्भ में ब्रिटेन ने भारत में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव रखा गया। इस अगस्त प्रस्ताव की अगर अपन बात करें अपन तो अगस्त प्रस्ताव में, या यूं कहें तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लिथको। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथको ने 8 अगस्त 1940 को भारतीयों के समक्ष अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस अगस्त प्रस्ताव में, या यूं कहें इस प्रस्ताव में वायसराय ने कहा था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा। भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा, इस तरह की बात कही गई थी अगस्त प्रस्ताव में। तथा इसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो इसी अगस्त प्रस्ताव में कहा था कि युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा या अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। अगर बात की जाए अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में तो तत्कालीन समय की दो महत्वपूर्ण पार्टियां थी, एक तो कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग। दोनों ही पार्टियों ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके पीछे कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि डोमिनियन स्टेट, कांग्रेस पार्टी पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी। मुस्लिम लीग की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया था केवल एक पार्ट को लेकर के, और वो पार्ट था अल्पसंख्यक जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव को लेकर के मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव का स्वागत किया। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग का कोई उल्लेख नहीं था। पाकिस्तान की मांग नहीं माने जाने के कारण मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अगस्त प्रस्ताव तत्कालीन वायसराय लिथको ने प्रस्तुत किया, लेकिन भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया था क्योंकि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी। अगस्त प्रस्ताव को लेकर के गांधी जी ने एक कथन कहा था, आपको उसको ध्यान में रखना है। गांधी जी ने अगस्त प्रस्ताव को लेकर के क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि इस प्रस्ताव से राष्ट्रवादियों तथा उपनिवेशी सरकार के मध्य
उपनिवेशी सरकार के मध्य खाई और चौड़ी होगी। याद रहे आपको कि अगस्त प्रस्ताव के संबंध में महात्मा गांधी ने एक कथन कहा था। वो कथन था कि इस प्रस्ताव के माध्यम से जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, राष्ट्रवादी तथा जो उपनिवेशी सरकार है, उसके मध्य जो खाई और चौड़ी हो जाएगी। यानी कि अगस्त प्रस्ताव अगर पास होता है तो इससे राष्ट्रवादी तथा उपनिवेशी सरकार के मध्य जो खाई है या जो मतभेद हैं वो और बढ़ जाएंगे, ना कि कम होंगे। तो अंततः अगस्त प्रस्ताव फेल हो चुका था। अगस्त प्रस्ताव के फेल होने के बाद भारत में एक नया मिशन आया था जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। एक मिशन आया था जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की अगर बात की जाए तो 1942 ईस्वी में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। आपको याद रखना है कि जो क्रिप्स मिशन था वो एक सदस्यीय था। कैसा था? एक सदस्यीय था क्रिप्स मिशन। एक सदस्यीय दल था क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य ये उद्देश्य था मित्र राष्ट्रों को संतुष्ट करना। किसको संतुष्ट करना? मित्र राष्ट्रों को संतुष्ट करना। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा इसमें उद्देश्य बताया जाता है कि भारतीयों की समस्या का समाधान करना। भारतीयों की समस्या का समाधान करना। भारतीयों की समस्या का समाधान करना, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। आपको याद रखना है क्रिप्स मिशन एक सदस्यीय दल था जिसका उद्देश्य था कि मित्र राष्ट्रों को संतुष्ट किया जाए तथा भारतीयों की समस्या का समाधान किया जाए। इस बात को लेकर के क्रिप्स मिशन भारत आया और क्रिप्स मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में क्रिप्स मिशन ने कहा था कि भारत में एक औपनिवेशिक राज्य की स्थापना की जाएगी। औपनिवेशिक राज्य की स्थापना की जाएगी। दूसरा कहा गया था कि एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। यानी कि याद रहे क्रिप्स मिशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत को एक औपनिवेशिक राज्य बनाया जाएगा तथा भारत में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। जब भारतीयों के द्वारा पूछा गया कि ये संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया कब जाएगा, आखिरकार इतना समय बीत चुका है, लंबे समय से मांग हो रही है, इस बात को कब मानी जाएगी, तो क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि युद्ध समाप्ति के बाद, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कि युद्ध समाप्ति के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। यानी कि क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्मात्री सभा की एक नियत दिनांक नहीं बताई। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो भविष्यलक्षी बात थी कि भविष्य में निर्माण कर दिया जाएगा, कब किया जाएगा इस बात की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। इस बात को लेकर के महात्मा गांधी जी ने एक वक्तव्य, या यूँ कहें क्रिप्स मिशन के संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने एक लाइन कही थी, या गांधी जी का एक कथन था, और वो कथन था कि यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही दिवालिया घोषित हो चुका है। यानी कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी क्रिप्स मिशन को। गांधी जी ने कहा था कि क्रिप्स मिशन एक ऐसा बैंक है, या फिर आप हमें एक ऐसे बैंक का चेक दे रहे हो जो कल ही दिवालिया होने वाला हो। यानी कि आपको लाइन याद रखनी है कि गांधी जी ने कहा था कि क्रिप्स मिशन एक उत्तर दिनांकित चेक है। उत्तर दिनांकित चेक। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के लिए कहा कि यहाँ एक उत्तर दिनांकित चेक है।
या फिर यूँ कहें कि यहाँ एक डूबते हुए बैंक का चेक है, या यूँ कहें कि यहाँ एक ऐसे बैंक का चेक है जो पहले ही दिवालिया घोषित किया गया हो। इस प्रकार से क्रिप्स मिशन भारत में पूरी तरह से विफल हुआ। क्रिप्स मिशन की विफलता के साथ ही भारत में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन को देखते हुए अंततः ब्रिटिश गवर्नमेंट घुटनों पे आई और उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना भेजी, और उस कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। यानी कि इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना क्या है, उस कैबिनेट मिशन योजना में किस प्रकार से संविधान सभा की मांग को माना गया। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी।